नमस्कार। मोदी महिमा बरन न जाई। मैंने ये खुद एक चौपाई का एक अंश बनाया है। कहाँ से शुरू करें? आज एक नया किस्सा हुआ है। मोदी जी को ठीक दशहरे के दिन हिमाचल प्रदेश में भाषण देना है। जरा गौर कीजिएगा। और वहां की सरकार जो आदेश दे रही है वो बड़ा मजेदार है। कहा गया है कि जो भी पत्रकार इसको कवर करने आएंगे उनका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है? आज तक मैंने 45 साल में अपनी जिंदगी के, जिसमें कि लगभग 40 साल मैं हार्डकोर रिपोर्टर रहा हूं और देश की संसद से लेके, होम मिनिस्ट्री से लेके सब कुछ कवर किया है। दर्जनों, कम से कम एक दर्जन प्राइम मिनिस्टर्स को भी कवर किया है। और वही नहीं, कम से कम सैकड़ों जगह पे कवर किया है। आज तक कभी मुझे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ा है। ये अजीब सी स्थिति है कि आप प्राइम मिनिस्टर की सभा में जाएंगे, वहीं पे जो ट्रकों से, बसों से जो इनके छुटभइये नेता है वो लोगों को लाद लाद के पूड़ी कचौड़ी खिलाते हुए ला रहे हैं, उनके लिए कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वो तो भीड़ जुटाना है। उस भीड़ जुटाने में अगर हम शामिल हो तो हमें चरित्र नहीं, लेकिन उसके बगल में जो प्रेस के नाम पे हम जाएंगे तो हमारा चरित्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण। और ये देगा कौन? एक अदना सा डिप्टी एसपी जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, उसके कार्यालय से ये निर्गत होगा। भला बताइए मेरा चरित्र कैसा है? ये बात एक डिप्टी एसपी सीआईडी को कैसे पता हो? दूसरा, अगर हमारे पास प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सिक्योरिटी क्लियर्ड कार्ड है, जो कि किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी सभा स्थल में जाने के लिए बनाया जाता है, उसके बाद भी हमें अगर चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उस चरित्र का जिसके बारे में वो डिप्टी एसपी कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, मान लीजिए कि हम व्यभिचारी हैं, तो क्या ये कारण हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री की सभा को कवर ना करें? क्या ये, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हमें मिला है एक नायाब संविधान में तोहफा, उसके तहत हमें सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं होता बल्कि हमें एक्सप्रेशन के लिए सुनना भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है। तो बगल में हजारों की तादाद में अगर जनता जा रही है, उसका कोई चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पत्रकार के रूप में, जानते ही ये क्यों किया गया है? ताकि सिर्फ गोदी मीडिया को वहां रखा जाए और वो जिस एंगल पे वो कैमरा घूमे और बताया जाए कि लाखों की भीड़ आई है, क्योंकि पिछली बार एक सभा में हुआ था कि मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं थी। इससे सत्ताधारी, और वहां पे काफी कुछ चल भी रहा हिमाचल प्रदेश में, तो इसकी वजह से ये किया गया कि साहब पत्रकारों का कोई भी पास वास वैलिड नहीं होगा, उनका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अरे तुम यही कर देते कि सिर्फ 50 की हमारी जगह है साहब, हम 50 पत्रकारों को ले लेंगे तो आपके लोकल पत्रकार ही हो जाते। आपके भक्त पत्रकार तो हजारों की तादाद में है। लेकिन कहते कि हमारे पास 50 की है साहब, और 50 में हम इतने लोगों को इस क्राइटेरिया के तहत ले रहे हैं, लोकल ले रहे हैं या इन्हीं अखबारों के ले रहे हैं, बाकी को देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना भोंटा है राज्य जो चमचागिरी करता है, उसका चीफ मिनिस्टर जो चमचागिरी करता है, उसका जो अफसर चमचागिरी करता है, उसका लेवल क्या है, वो मानसिक स्तर कितना है कि कम से कम ये भी करो। दरबार, राज दरबारी अगर गाओ तो कम से कम एक उसमें भी तो गरिमा रखो। लेकिन वो पत्रकारों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र वेबस्टर में और कैम्ब्रिज के डिक्शनरीज में कहीं भी चरित्र का ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है। वो मॉरल क्वेश्चन के लिए होता है, उसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र का मतलब ये माना गया है। यहां तक कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 52 में चरित्र को रेलेवेंट नहीं माना गया है केसेस के लिए। लेकिन मोदी जी की सभा में अगर आप जाएंगे, अगर आप पत्रकार के रूप में जा रहे हैं, जनता के रूप में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पत्रकार के रूप में जाएंगे तो आपका कैरेक्टर कैसा है ये बताना पड़ेगा। लिहाजा ढीला कैरेक्टर, और वो भी ढीला आपका कैसा कैरेक्टर हो, ये ध्यान रखिएगा कि वो सरकार बताएगी कि आपका कैरेक्टर ढीला कैसा है। तो एक तो ये किस्सा है, ये ताजा है।
अब एक और किस्सा बताते हैं जो भक्त मीडिया की वजह से आप तक नहीं पहुंचा होगा। सरकार हर संस्था में संघ के लोगों को, अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को बैठा के चाहती है कि उस पर पूरी तरह कब्जा हो जाए, ताकि कोई भी रेशनल माइंड का आदमी इसमें आगे न बढ़ पाए। नतीजा क्या हो रहा है? एक परिपत्र जारी हुआ है, सर्कुलर, जो कि सभी आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत मकबूल है, जिसमें अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, एबीसी के अलावा बहुत सारे हैं, इंदौर है, कोझिकोड है, लखनऊ है। इन सब जो आईआईएम्स है, उनके डायरेक्टर्स को चिट्ठी लिखी गई है कि देखिए, चेयरमैन के सिलेक्शन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोई भी फैसला नहीं करेगा। जो अभी वर्तमान है उन्हीं को एक्सटेंड कर दीजिए। एक्चुअली इसका फैसला हम सर्च कमेटी बनाएंगे और करेंगे, सीधे इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आईआईएम एक स्वतंत्र बॉडी है और अपना काम बहुत ही अच्छे तरह कर रही है। और यही सब बातें कि संस्थाओं की स्वतंत्रता, स्वायत्ता के लिए मोदी जी कितने खुले दिल के हैं। 2018 में, बल्कि यूं कहिए कि 2017 दिसंबर में एक एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया, जिसमें कि पूरी स्वतंत्रता आईआईएम्स को दी गई। और जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें स्पष्ट है कि इनको पूरी तरह स्वतंत्रता देके इनसे एकेडमिक एक्सेलेंस का काम करवाया जाए, ग्लोबल लेवल पे इसका स्तर आए। ये उसकी मुराद थी, उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट था। 4 साल में ही ये लग रहा है मोदी सरकार को कि नहीं साहब, इस पे शिकंजा कसना जरूरी, इस पे अपने आदमी नहीं आ रहे, और जो आ गए हैं वो थोड़ा गड़बड़ा गए, लिहाजा फिर से हमें अपने आदमी चाहिए, डायरेक्टर भी, चेयरमैन भी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी। अब आप गौर कीजिएगा, इन्हीं का बनाया कानून है, उसका सेक्शन 10 2A, सेक्शन 10 आईआईएम 2017 का सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, उसका क्लॉज 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि चेयरमैन का सिलेक्शन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन मोदी जी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सारे संस्थाओं के रोक दिया है कि नहीं नहीं, ये हम करेंगे, हम अब सर्च कमेटी अपनी बना रहे हैं, आप नहीं करेंगे। जरा सोचिए कितना खुला उल्लंघन है कानून का, कि उनकी स्वायत्ता को इसलिए दिया जा रहा है कि संघी विचार के लोग वहां पे बैठा दिए जाए। वो पहला काम करें कि सवेरे कहें कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करिए, और उसके बाद वंदे मातरम का गीत गाइए। मैनेजमेंट तो बाकी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट तो आपको मोदी जी को खुश करना है, इस सरकार को खुश करना है, इसके मंत्री को खुश करना है। लिहाजा हर डायरेक्टर जो अब अपॉइंट होगा वो डफली बजाएगा और वो वही गीत गाएगा जो कि गाने को उनसे कहा जाता है। तो ये दूसरा हुआ आईआईएम पे कब्जा। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये कॉलेजियम सिस्टम काम वाम नहीं कर रहा है, ये सरकार के हाथ में होना चाहिए अपॉइंटमेंट। जबकि चीख चीख के अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम हम सरकार को नहीं देंगे। दरअसल वो क्या रहा है, गाहे बगाहे ही लेकिन सरकार के खिलाफ कुछ जजमेंट्स आ रहे हैं। आप, मैंने शब्द जानबूझ के गाहे बगाहे कहा है, इससे सरकार बड़ी परेशान है। भक्त मीडिया तो ये नहीं दे रहा है, लेकिन हम सब लोग जो कॉन्शियस हैं, जिनका कुछ विवेक अभी जिंदा है, वो ये इन मुद्दों को ला रहे हैं। तो उनको जज भी अपना ही चाहिए। लिहाजा वो कॉलेजियम सिस्टम को हर हालत में खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा उनका मंत्री चीख चीख के कह रहा साहब ये कॉलेजियम सिस्टम का, जबकि कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशंस पे सरकार सालों बैठी रहती है और जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं करती, क्योंकि उनके मन के जज नहीं होते हैं। आपने देखा एक खास कम्युनिटी के एक जज के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया गया, सरकार ने नहीं किया तो नहीं किया। तो ये आपने जुडिशियरी को भी आप कब्जे में ले लेंगे, शिक्षण संस्थाएं लेंगे। आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हालत है इस समय, अपॉइंटमेंट्स का दौर है, और साहब किसी को नहीं, अपॉइंटमेंट्स का खुला तरीका नहीं।
वो नागपुर और जो संघ में लोग बैठे हैं उनके कहने से ये पूरा का पूरा, आप देखें एक खास यूनिवर्सिटी से वो बुलाए जा रहे हैं, इंटरव्यूअर्स बुलाए जा रहे हैं, बाहर से बुलाए जा रहे हैं और उनकी लिस्ट आती है कि इनको बुलाइए और उसके बाद सिलेक्शन में वो पूरी प्रक्रिया चल रही। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो गया, वाइस चांसलर सब भक्त लोग आ रहे हैं जिन्होंने सरकार की ताबेदारी की है, एक खास विचारधारा के हैं, वो वाइस चांसलर बनेंगे, डीजी बनेंगे संस्थाओं के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हो गया। एम्स ऐसे IIM ऐसी संस्था को भी नहीं छोड़ा गया। नतीजा ये हो रहा है कि आप आने वाले दिनों में हिल भी नहीं पाएंगे। पुलिस तो इनकी चेरी हो ही गई है, चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक तो वही है। अब ये नया दौर शुरू हुआ है जिसमें कि हर अपॉइंटमेंट में सरकार की मर्जी चलेगी, ऑटोनॉमी का दौर ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हिटलर के काल में भी ऐसी संस्थाओं को लेके इतनी बड़ी दुराग्रह हो कि हर संस्था में जो अपॉइंटमेंट होगा वो हमारे आदमी का होगा, प्रोफेसर बनेंगे तो हमारे आदमी बनेंगे। तो वो कौन आदमी होंगे? जिनको सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन होगी, वो संघ की विचारधारा के होंगे, संघ की विचारधारा के अगर होंगे तभी वो मिलेगा। तो ये तो दूसरा हुआ। अब आपको हम IIM का, ये हमने आपको जो IIM का किस्सा बताया, इसको 4 IIM ने खारिज कर दिया और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपनी सर्च कमेटी बना दी। आप ताजुब करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कोझिकोड, बोर्ड ऑफ गवर्नर बेंगलोर, बोर्ड ऑफ गवर्नर उदयपुर और बोर्ड ऑफ गवर्नर इंदौर, इन चारों ने बगावत कर दिया है, कहा कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं कानून के तहत चलूंगा। कोई ताजुब नहीं, बहुत जल्दी इनके ऊपर छापे पड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार से बगावत, इतनी हिमाकत सरकार में रहते हुए, नहीं, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। लिहाजा मुझे अब डर है कि ये चारों संस्थाओं के डायरेक्टर अब उनके कब्जे में होंगे, जल्दी उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और ये चारों ने कहा है कि भाई अब क्या करें, कानून में है कि अगर रिटायर हो रहे हैं चेयरमैन तो 3 महीने के अंदर आप सर्च कमिटी, सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट कीजिए। तो हम कानून देखें या सरकार का ये गलत नोटिफिकेशन देखें। तो उन्होंने सर्च कमिटीज बना दी। देखिएगा आने वाले दिनों में हम आपको फिर एक खबर देंगे कि किस डायरेक्टर के यहाँ छापे पड़ रहे हैं या उस पर आरोप लग रहा है कि साहब फलाने खरीद में आपने गड़बड़ कर दिया। ये भी पॉसिबल है। तो ये दूसरा पक्ष है ये IIM को लेके। अब आपको बताते हैं दूसरा नई चीज। सुप्रीम कोर्ट का जजेस का आपने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा, और यही सभी यूनिवर्सिटी का है, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का है। अब PFI बैन कर दिया, बिल्कुल सही था, PFI बैन होना चाहिए। उसकी एक्टिविटीज में अभी तक ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं मिला है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से देश या बाहर के हो, लेकिन ये जरूर है कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है। रेडिकलाइज, इसको हम भी जानते हैं, मैं व्यक्तिगत चूंकि होम मिनिस्ट्री कवर किया एक जमाने तक, तो मैं जानता हूं कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है। तो रेडिकलाइजेशन किसका नहीं हो रहा है? हिंदुओं का नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात है कि ये रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, ये और जो माहौल है जिसमें ये रेडिकलाइजेशन हो, कोई ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद ये मारे जाएंगे तो कोई ना कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए रेडिकलाइजेशन होगा। उसकी सीमा क्या होगी? उसकी एक सीमा होती है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन लिखा है। हम रिलीजन जो चाहे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो अगर कोई PFI कर रहा है, और यह बात सच है कि PFI केरला में उनका ट्रेनिंग हो रहा है, और यह ट्रेनिंग सिर्फ ये बताने के लिए हो रहा है कि हमारा धर्म कितना अच्छा है और इससे हम अलग जा नहीं सकते, और धर्म के डिक्टेट्स क्या क्या है, यही सब लेकिन हो रहा है। और एक बड़ी तादाद में
मुस्लिम युवा उससे मुतासिर हो रहा है, रेडिकलाइज हो रहा है, और भारत में ये खतरनाक है। इसलिए बैन करना बहुत पहले जरूरी था। ये आज हुआ है, ये देर कर दी है सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, कितनी ये सरकारें कितनी मक्कारी से चीजों को करती हैं। उनका अपना लाभ नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करेंगी, जहां लाभ है वहां पे आपको सूली पे लटका देंगी, तो भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, ये उफ नहीं करेंगे। पीएफआई आपने बैन किया, बहुत अच्छा किया, बहुत देर से किया। हम सब लोग जो एक्टिविटीज जानते हैं, टेररिज्म को थोड़ा बहुत समझते हैं, ये जानते हैं कि इससे देश में एक खतरा है, रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, आपने इसके पॉलिटिकल विंग को छोड़ दिया है, एसडीपीआई को छोड़ दिया है, जो इसका पॉलिटिकल विंग है। ये सारे के सारे जितने लोग हैं, जिनको आपने 8 संस्थाएं जो पीएफआई की बैन की है, ये सारे लोग अब उसमें चले जाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम पे रहेंगे। तो आपने ये एहसान किया क्यों है? आप सबको ये जानना चाहिए। हम सब लोग चौंक रहे थे पिछले 48 घंटे, जब से ये बैन हुआ है लगातार परेशान थे कि ये क्या बेवकूफी है कि पॉलिटिकल विंग को आपने छोड़ दिया, एसडीपीआई को। कभी कभी लगा कि अच्छा, सरकार इतनी मतलब डेमोक्रेसी को मानती है कि जो पॉलिटिकल विंग है उसको छोड़ा है। एक बार मुझे कंफ्यूजन होने लगा, जी नहीं, ये उसके लिए नहीं छोड़ा है। एसडीपीआई इसके मतलब कि पीएफआई के पॉलिटिकल विंग को इसलिए छोड़ा है, जरा सोचिए कितनी घिनौनी ये एक्टिविटी है। इसलिए छोड़ा है कि गुजरात में चुनाव है, गुजरात में मुस्लिम वोट बंटने चाहिए, कांग्रेस और मुस्लिम वोट। कांग्रेस का अपना वोट बेस काफी अच्छा है, मुसलमानों का वोट अगर एसडीपीआई, और इस समय एसडीपीआई का मुस्लिम समाज में काफी पैठ है, वेस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। कर्नाटक में 2023 में चुनाव है, लिहाजा एसडीपीआई को बैन इसलिए नहीं किया कि ये वहां जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज करके वोट खाके। एसडीपीआई को खुला छोड़ दिया है। ये सारे जो आतंकवादी जिनका आप कह रहे हैं कि पीएफआई बहुत आतंक है, और इसका कई बार लिंक भी आपने बताया, हालांकि कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले छोड़ा है कि नहीं, कोई लिंक नहीं है। एक केस में अभी अभी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कोई लिंक मुझे तो नजर ही नहीं आया। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं तो हम मान लेंगे, इस मामले में हम कोई भी अपनी राय नहीं देंगे। लेकिन इतना तो है कि जब ये लोग आतंक को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो अब ये क्या एसडीपीआई में शामिल नहीं हो जाएंगे और खुलेआम नहीं घूमेंगे? खुलेआम ये पैसा पॉलिटिकल उसमें नहीं जाएगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू क्या क्या होगा ये आप जानते हैं। स्वयं बीजेपी उसकी सबसे ज्यादा डोनेशन देती है। तो एसडीपीआई को इसलिए छोड़ा गया है कि गुजरात में, कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात में होने जा रहे हैं, और कई राज्यों में भी हो रहे हैं। उसमें जहां पे मुस्लिम वोट, जैसे बिहार है, लालू यादव मजबूत है वहां पे, पिछली बार का आपको याद होगा इलेक्शन मेंबर्स इनके ज्यादा आए थे, वो मुस्लिम वोट बढ़ जाए। अब ये समझ सकते हैं कि कितनी शातिराना ये मूव है कि हमने साहब पीएफआई बंद कर दिया जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका पॉलिटिकल विंग छोड़ दिया है। सुनने में कितना अच्छा लगेगा कि देखिए साहब कितना डेमोक्रेसी पसंद है ये मोदी सरकार, कि देखिए बिल्कुल छोड़ दिया है। जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में हर आदमी पॉलिटिक्स करे, लेकिन उसके पीछे राज ये है कि मुस्लिम वोट बांटना है। मुस्लिम वोट, और खास करके उन राज्यों में जहां कांग्रेस या कोई भी अपोजिशन पार्टी मजबूत है, और मजबूत इसलिए है कि बीजेपी के खिलाफ वहां के लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी है, जैसे केरल। केरल में ये एसडीपीआई का मेन फंक्शन होगा। पीएफआई वैसे भी बेस केरल में सबसे ज्यादा है, यूपी में होगा। तो यूपी में मुलायम सिंह मजबूत ना हो, मायावती मजबूत ना हो, इसलिए एसडीपीआई को छोड़ दो। कितना शातिराना है ये पूरा मूव। अगर पीएफआई गलत था तो एसडीपीआई सही कैसे हो सकता है? और बाकी 8 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो गलत है, वो आतंकवाद कर रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग है वो तो साफ सुथरा है, वो तो
महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे चल रहा है। अब टेररिज्म का हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, ये खतरे क्यों हैं, हमने क्यों कहा। भारत में टेररिज्म के 4 फेजेस हैं। 1990 में जो फेज शुरू हुआ था आईएसआई स्पॉन्सर्ड, वो था पीटीपीआई का, पाक ट्रेंड पाक मिलिटेंट। वो पाकिस्तान से ट्रेन करके भेजते थे, यहाँ पे वो बम फोड़ते थे, हत्याएं करते थे। अगर गलती से ये पुलिस की पकड़ में आ जाते थे तो पुलिस उनसे कबूलवा लेती थी कि ये इस्लामाबाद के किस गांव में रहे हैं, लाहौर के किस गांव में रहे हैं, या ये वजीरिस्तान के किस इलाके से आते हैं। और तब भारत सरकार पूरे दुनिया को दिखाती थी कि देखो ये पाकिस्तान से आया हुआ। इससे पाकिस्तान की किरकिरी होती थी। करीब 10 साल के अंदर वो फेज छोड़ दिया गया और उसकी जगह पीटीआईएम लाया गया, पाक ट्रेंड इंडियन मिलिटेंट। ये भारत के गुमराह लड़कों को सिमी के थ्रू या अन्य संस्थाओं के थ्रू ले जाते थे और ले जाके ये बांग्लादेश में, नेपाल में और कई बार कराची में, इनकी कराची में आईएसआई का हेडक्वार्टर्स है, तो ये वहां पे ट्रेनिंग होती थी। ये भी जब पकड़े जाते थे, कभी जब यहाँ आए लौट के, तो वो बताते थे कि कहाँ ट्रेनिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान साहब कह देता है, अरे साहब ये तो इंडिया वाले बदमाशी में कह रहे हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है, ये तो इनके अपने आदमी है, इनसे पूछे, मैं क्यों ट्रेनिंग दूंगा। तो इससे भी, लेकिन इससे भी कभी कभी किरकिरी होती। उसके बाद मॉड्यूल सिस्टम आया। मॉड्यूल सिस्टम का यह था कि केरल के मॉड्यूल से कहा जाता था कि मेरठ में तुम किसी मकबूल आदमी को जो कि हिंदू कम्युनिटी का है, उसको गोली मार देना। सुबह 10 बजे वो निकलता है अपनी दुकान पे जाने के लिए, उसको गोली मार देना। थोड़ी दूर पे दूसरे जिले में मुजफ्फरनगर में कहा जाता था एक वेस्ट बंगाल के मॉड्यूल को कि तुम वहां जाके एक धार्मिक स्थल पे कुछ गलत चीजें रखाओ। अब मेरठ वाले मॉड्यूल को ये नहीं मालूम कि मुजफ्फरनगर में भी हमारा मॉड्यूल कुछ कर रहा है, कोई दूसरा मॉड्यूल कर रहा है। ये दोनों लिंक इंटरलिंक नहीं थे। तो जब मुकदमे चलते थे तो दोनों जजेस जो जिले के होते थे वो सर खुजलाते थे कि यार केरल से कोई आया है अब्दुल मरियप्पन, और वो यहाँ पे आके किसी को गोली मार गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन दंगा भड़कता था क्योंकि उधर धार्मिक स्थल पे कुछ होता था, यहाँ पे गोली मारी जाती थी, तो पूरे देश में या पूरे वेस्टर्न यूपी में दंगा फैल जाता था। कोर्ट को समझ में नहीं आता था कि केरल का आदमी इसको क्यों मारने आएगा, और दोनों में लिंक क्या है, लिंक तो बैठा है कराची में। तो लिहाजा मॉड्यूल सिस्टम बड़ा अच्छा चला, लेकिन हाल के दौर में उन्होंने इसको भी अब खत्म किया है और अब जो लाए हैं ये लोन वुल्फ सिस्टम जो आईएस का है, आईसिस ने जो शुरू किया है। खतरा ये है कि रेडिकलाइजेशन किसी कम्युनिटी का अगर होता है तो उसका खतरा है कि अब वो लोन वुल्फ की तरफ काम करेगा, और इस भारत में खतरा बहुत बड़ा है। मुझे याद है कि उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में किस तरह तेलंगाना की कम्युनल इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसे सीआई कहते हैं, सीआई सेल ने कितना गजब, असल में उन सेल में पैसा वो लोग काफी खर्च करते हैं, और भारत को अगर वो कोई बचा रहा है तो वो तेलंगाना का सीआई सेल है। आप ताज्जुब करेंगे कि उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में का किस्सा बड़ा मशहूर है कि लखनऊ में वो टेररिस्ट रुके थे, 2 और को आना था, वहीं पे ये इनके भी सीआई सेल के जो इंटेलिजेंस के लोग थे बगल के कमरे में, बगल के एक मकान में किराए पे रहने लगे। लगातार कई हफ्ते किराए पे रहना पड़ा बेचारों, और रोज दूध लेने वो आतंकवादी भी आता था सुबह और ये भी जाते थे। एक दिन उसने सुना आतंकवादी को कहते हुए दूध वाले से कि आज 3 किलो दूध देना या 5 किलो देना। तो उसने पूछा क्यूरियोसिटी में, अच्छा मेहमान आने वाले हैं? तो उसने कहा हाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस वाला जो खड़ा था उसके समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग आ रहे हैं, और वो वही प्लान था, उज्जैन में ब्लास्ट करने का प्लान था। इंटेलिजेंस वाले उनके पीछे हो गए, ट्रेन में बैठे। अनफॉर्चुनेटली जो 3 बैग थे, 3 आतंकवादी थे, उनके तीनों बैग में एक बैग था बम का, जो उन्हीं तीनों में से एक बैग में रखा था। इंटेलिजेंस वाले ये नहीं समझ पाए, तो जब वो ट्रेन से उतरे
पीछे पीछे ये भी उतरे, तो देखा तो तीनों बैग थे। वो ये नहीं समझ पाए कि एक बैग जो अंदर था उसको उन्होंने उतार के नीचे रख दिया है, और इस तरह से उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट हुआ। आतंकवादी इधर आगे बढ़े, और जब वो होशंगाबाद पहुंचे तो बम ब्लास्ट की खबर जो इंटेलिजेंस वाले थे इनको इनके हेडक्वार्टर्स ने दी। तब इन्होंने कहा, अरे ये तो हमसे गलती हुई है, वो एक हमने काउंट करने में गलती कर दी, एक बैग हम वो ये लोग नीचे छोड़ाए हैं। तब होशंगाबाद की पुलिस को, डीजी को फोन किया तेलंगाना पुलिस ने, और तब जाके ये पकड़े गए। तो आतंकवाद एक गंभीर मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर लोन वुल्फ का जो कंसेप्ट अब नया आ रहा है, रेडिकलाइजेशन, ये खतरा करेगा, तो भारत जो भी चाहे इसके लिए करे, भारत सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह आप बायस्ड होके कर रहे हैं, आज अमेरिका में कई राज्यों में हिंदू संगठनों के फंड का सोर्स क्या है, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है। अब झेलिए आप वहां पे जाके, तब आपको वो दर्द समझ में आएगा। सारे हिंदू संगठन नाराज हैं, अमेरिका में ये नया शुरू हुआ है। तो इसलिए आप बायस्ड ना हो, आप इस करें देश की रक्षा के लिए जो भी करना हो, लेकिन वहां पे भी क्योंकि आपकी नीयत में गड़बड़ी है, आप संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं, आप हर संस्था में एक खास आइडियोलॉजी के लोगों को लाना चाहते हैं, जुडिशियरी से लेकर नीचे तक आप ही के लोग रहे, ताकि फिर तो कोई उफ भी नहीं कर पाएगा। वो दर्द सहता रहेगा लेकिन उफ नहीं करेगा। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर कुछ और मुद्दों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।